बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में रमेश, उसकी पत्नी लता और उनका बेटा राजबीर रहता था। राजबीर बचपन से ही फौजी बनना चाहता था और अपने देश की सेवा करना चाहता था। पढ़ लिख कर जब राजबीर बड़ा हो गया तो उसने फौजी बनने की इच्छा अपने माँ बाप के आगे रखी। माँ बाबूजी, आपको तो पता ही है कि बचपन से मेरा सपना है मैं फौजी बनूं। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। फौज में भर्ती होना चाहता हूँ और अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। अरे बेटा राजबीर, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुम हमारे इकलौते बेटे हो। अगर तुम फौज में भर्ती हो गए तो हम अकेले कैसे रहेंगे? हाँ बेटा, तुम हमें छोड़कर जाने का सोच भी कैसे सकते हो? राजबीर अपने माँ बाप को बहुत समझाता है और काफी देर में जाकर उसके माँ बाप को यह बात समझ में आती है कि उन्हें अपने बेटे को फौज में भेज देना चाहिए। उनका मन अंदर से बहुत दुखी होता है, पर वह राजबीर को बाहर से इस बात का एहसास भी नहीं होने देते। अब राजबीर बड़ी ही खुशी खुशी फौज में भर्ती हो जाता है। उसका ध्यान तो बस देश की सेवा में ही लगा रहता है। काफी मेहनत के बाद राजबीर एक फौजी बन जाता है और बॉर्डर पर लड़ने चला जाता है। रमेश और लता को अपने बेटे पर बहुत गर्व होता है। युद्ध देश के लिए लड़ रहा है और वह अब काफी खुश भी होते हैं। काफी समय निकल जाता है और फिर छुट्टियों में राजबीर अपने घर वापस आता है। पूरा गांव राजबीर का बहुत स्वागत करता है। मेरे बेटे, तू आ गया। हमें तेरी बड़ी चिंता थी, पर तुझ पर बहुत गर्व भी है कि तू अपने देश के लिए लड़कर ही नहीं बल्कि जीत कर आया है। रमेश के माँ बाप उसके साथ खुशी खुशी की छुट्टियां बिताने लगते हैं। उन दिनों राजबीर के लिए एक अच्छा रिश्ता भी आता है, जिससे राजबीर की शादी तय हो जाती है। राजबीर की होने वाली पत्नी का नाम नीमा होता है। नीमा और राजबीर इस रिश्ते से बड़े ही खुश होते हैं। जल्द ही दोनों की शादी की तारीख भी तय हो जाती है। पर शादी से एक हफ्ते पहले ही राजबीर को वापस बुलाने के लिए फोन आ जाता है। मुझे आज रात को ही निकलना है। नहीं बेटा, तू ऐसे कैसे जा सकता है? तेरी अगले हफ्ते तो शादी है। मैंने फौजी बनते वक्त कसम खाई थी कि सबसे पहला फर्ज मेरे लिए मेरा देश होगा। उसके आगे तो मेरी जान भी कुछ नहीं है, और वैसे भी मैं शादी तक वापस आ जाऊंगा। माँ, अभी मेरा फर्ज मुझे बुला रहा है। मुझे जाना होगा। राजबीर किसी की एक नहीं सुनता और उसी रात जंग के लिए निकल पड़ता है। राजबीर के माँ बाप और उसकी होने वाली पत्नी नीमा हर वक्त राजबीर की चिंता करते रहते हैं। राजबीर जंग में पूरी जीजान से दुश्मन देश से लड़ रहा होता है और बस उसे दुश्मन की गोली लग जाती है, जिससे आखिरकार मौके पर ही उसकी मौत हो जाए। राजबीर की अधूरी इच्छा भी उसके साथ ही खत्म हो जाती है और वह बिना शादी के ही मर जाता है। वह अपने माँ बाप के लिए एक नया घर बनाना चाहता था। वह सपना भी अधूरा रह जाता है। अपनी अधूरी इच्छाओं की वजह से राजबीर मरने के बाद एक भूत बन जाता है। कुछ पुलिस वाले राजबीर के शव को राजबीर के घर लेकर जाते हैं। राजबीर के शव को देखकर उसके माँ बाप और नीमा का रो रोकर बुरा हाल हो जाता है। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं होता कि राजबीर अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब बेटा, मेरा बेटा, तू फिर छोड़कर नहीं जा सकता। एक बार आप सब छोड़कर क्यों चले थे? सब लोग बुरी तरह रो रहे होते हैं। गांव वालों को भी राजबीर के मरने पर बहुत दुख होता है, पर उनको उस पर गर्व भी होता है। इसकी मौत देश की रक्षा करने की वजह से हुई और राजबीर का भूत वहीं पीछे खड़ा सब देख रहा होता है। दिन का वक्त होता है, इसीलिए कोई भी राजबीर के भूत को देख नहीं पाता। रात होती है और सब सो जाते हैं। उसके बाद राजबीर का भूत अपने माँ बाप के पास आकर खड़ा हो जाता है। वह देखता है कि घर की एक दीवार बारिश के कारण बिल्कुल गिरने को हो गई है। यह तो कभी भी मेरे माँ बाबूजी पर गिर सकती है। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। भूत जल्दी से उस दीवार के पास जाकर खड़ा हो जाता है और जादू से फटाफट उस दीवार को बनाकर खड़ी कर देता है। उसके बाद वह उस पर जादू से रंग भी कर देता है और फिर वहां से चला जाता है। जब राजबीर के माँ बाप सुबह सोकर उठते हैं
तो नई साबुत दीवार देखकर बड़े हैरान हो जाते हैं। उन्हें तो समझ ही नहीं आता कि आखिर यह सब कैसे हो गया और किसने किया। यह बात अभी पुरानी भी नहीं हुई थी। एक नई मुसीबत गांव पर आ पड़ती है। एक रात गांव में कुछ डाकू घुस आते हैं। गांव के लोग उन्हें देख बड़ा घबरा जाते हैं। भागा भागा, गांव में डाकू घुस आए हैं। जल्दी भागो, कहाँ भाग गए? कोई फायदा नहीं भागने का। पकड़ो इन लोगों को और लूट लो। सारा पैसा और गहने गुंडा उसके बच्चे को ले जाने लगते हैं। छोड़ दो मेरे बच्चे, मेरे पर छोड़ दे। उस औरत की आवाज सुनकर किसी को समझ नहीं आता कि वो करे तो क्या करे। और कौन आएगा? जरा मैं भी तो देखूं किसमें इतनी हिम्मत है जो इस बच्चे को उले जा सके। उस फौजी का भूत वहां प्रकट हो जाता है। डाकुओं की तो उस भूत को देख हालत खराब हो जाती है। उन्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे होते हुए इस गांव पर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। इस बच्चे को उठाकर ले जाना तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कौन कौन है? आखिर एक भूत होकर तो क्या इन लोगों को बचा सकता है? मैं अभी बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। भूत उस डाकू की गर्दन पकड़ लेता है और उसे हवा में उठा लेता है। डाकू को ऐसा लटका देख बाकी के डाकू डरकर भागने लगती हैं। अरे अरे, मुझे छोड़ दो, मैंने क्या किया है? रंडी, कम मौत तो मुझे यहाँ इस भूत के हवाले अकेला छोड़कर कहाँ भाग रहे हो? बचाओ मुझे। अरे मुझे कोई तो जाओ। अब बुला किसको बुलाएगा? हाँ, मुझे जाने दो। छोड़ दो मुझे ऐसे ही। अभी औरत भी अपने बच्चे की भीख मांग रही थी ना? क्या तूने उसके बच्चे को जाने दिया था? क्या तूने उसे छोड़ दिया था? क्या तूने उसे छोड़ दिया था जो मैं तुझे जाने दूं? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं अब कभी भी इस गांव की तरफ पलटकर भी नहीं देखूंगा। मैं सच बोल रहा हूँ। मेरी बात का विश्वास करो, मुझे जाने दो। अगर मैंने तुझे आज छोड़ दिया तो कल तेरे और साथी आ जाएंगे। और वैसे भी तूने गांव के जाने कितने लोगों को मारा और लूटा है। तुझे तो आज सजा मिलनी ही चाहिए। देखा, मैंने तुझे नहीं मारा पर तेरी ऐसी हालत कर दी कि कोई अब दोबारा इधर नहीं आएगा। मैं तो हमेशा भूत के नाम से ही कांपती थी, पर आज मैंने देखा कि भूत भी इतने अच्छे होते हैं कि इंसान भी नहीं। तूने मेरी मदद, तेरे बच्चे को डाकुओं से छुड़ाया। आखिर कौन हो तुम जो हमारे गांव के लिए इतना कुछ कर रहे हो? तुम्हारा इस गांव से कोई नाता है? मेरा फर्ज है हर किसी की रक्षा करना। बस मैं वो निभा रहा हूँ। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पर कभी भी जरूरत पड़ने पर मैं जरूर वापस आऊंगा। भूत इतना कहकर वहां से गायब हो जाता है। पूरे गांव में उस भूत की खबर फैल जाती है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर वह भूत था। और फिर उसके बाद लोग बड़े खुशी खुशी गांव में रहने लगते हैं। अब कोई डाकू उस भूत के डर से गांव के अंदर घुसने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। 2-3 दिन बाद फिर से गांव में एक नई मुसीबत आ जाती है। गांव में एक पागल हाथी घुस आता है और वह सारे खेत खराब करने लगता है। खेत में काम करने वाले लोग उस हाथी को देख शोर मचाने लगते हैं। भागो भागो, गांव में पागल हाथी आ गया है, सब कुछ बर्बाद कर डालेगा। सब जगह उथल पुथल मच जाती है। हाथी खेतों से भागता हुआ घरों के पास आ जाता है और घर तोड़ने लगता है। गांव में तबाही मच जाती है। पर तभी फिर वह भूत वहां आ जाता है और उस पागल हाथी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। भूत हाथी की सूंड पर अपना एक हाथ रखता है, जिससे हाथी बिल्कुल शांत होकर वापस जंगल में लौट जाता है। अरे, यह भूत तो वही है। इसने आज फिर हमारे गांव को मुसीबत से बचाया। आखिर कोई भूत इतना अच्छा कैसे हो सकता है बहन? भूत वहां से फिर से गायब हो जाता है। एक दिन गांव वाले उस भूत की सच्चाई जानने के लिए एक तांत्रिक को बुलाते हैं। तांत्रिक जब अपने मंत्र को पढ़ता है तो उससे ज्यादा कुछ तो पता नहीं चल पाता, पर वह एक बात बोलता है। यह तो कोई ऐसी आत्मा है जिसे लोगों के लिए कुछ करने का जुनून है। जैसे होता है न फौजी, पर आप लोग परेशान न हो। यह भूत किसी का बुरा नहीं करेगा। राजबीर के घरवालों को बहुत बड़ा धक्का लगता है।
पूरा गांव उनसे मिलने उनके घर आता है। मैं बहन को तुम्हारा नहीं पूरे देश का बेटा था और अभी भी है। ऐसा बेटा भगवान सबको आगे बढ़ने की बात भी पर निभा रहा है। सच कहती हो तो मेरे बेटे ने मरने के बाद भी लोगों की रक्षा की। हर तरह से मैं बस चाहती हूँ कि अब उसकी आत्मा खुश थी। उसके बाद गांव वाले एक बहुत बड़ा हवन रखते हैं, जिसमें राजबीर की आत्मा की शांति की पूजा होती है और राजबीर की आत्मा को आखिरकार शांति मिल जाती है।